नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी समीकरण की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को सामने आएंगे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर नजर आ रही है और बदलाव भी देखा गया है कि सत्ता परिवर्तन तक हुआ है अगर 2018 के चुनाव की बात की जाए तो। और आज चुनावी रण पर इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आ जाएगा। लेकिन इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले हम निगाह डाल लेते हैं कि मध्य प्रदेश में साल 2018 में हुए विधानसभा चुनावों पर। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी समीकरण ऐसा बदला कि बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश के 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी और 15 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। हालांकि सबसे ज्यादा सीटें होने के कारण कांग्रेस को सत्ता मिली, लेकिन 1 साल के बाद ही हुए उलटफेर ने बीजेपी को फिर से सत्ता में वापसी करा दी। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस को 114 सीटें और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, जबकि मायावती की बसपा पार्टी को 2 सीटें ही मिली थी। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। 114 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी के खाते में 109 सीटें आई थी। कांग्रेस ने 121 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल के सामने किया पेश। कमलनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। 1.5 साल में हुआ सत्ता परिवर्तन। ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान बने मुख्यमंत्री। वहीं अगर बात की जाए प्रत्याशियों के लिस्ट की, तो बीजेपी ने अब तक अपनी 4 लिस्ट जारी कर दी है। 4 लिस्ट में बीजेपी ने 136 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों और राज्य सरकार में मौजूद 25 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 9 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल, गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक और सांसद उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनावी मैदान में उतारा। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसी बीच बसपा ने 26 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। कई दिग्गजों को इस बार बसपा ने मैदान में उतारा है। तो जिस तरह से बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को धीरे धीरे चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है, लेकिन साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस के खेमे में खलबली मची, इस बार फिर से कांग्रेस कदमों को सोच समझ कर रखना चाहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किस तरह से कौन इस बार बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। तो बेहद ही दिलचस्प इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता अजय दवेल मेरे साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश कुमार और साथ में राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ में अमनप्रीत कौर। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है एमबी नेटवर्क पर। चर्चा की शुरुआत अमनप्रीत कौर जी आप ही के साथ में करूंगी। क्या कहता है मध्य प्रदेश का समीकरण, क्योंकि सत्ता परिवर्तन भी हमने देखा 1.5 साल के अंदर ही। लोटस की अगर ऑपरेशन लोटस की बात करें, वो भी
इस दौरान देखने को मिला है। तो इस बार का समीकरण क्या कुछ मध्य प्रदेश के अंदर? एक जब इलेक्शन आता है तो एक तो हम देखते हैं कि लोगों का किस तरफ झुकाव है, तो लोग किसको चुनते हैं, लोग किसको पसंद करते हैं। पर अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें 2018 की, तो लोगों ने तो देखिए कांग्रेस को जिताया था। लोगों ने चाहा था कि कांग्रेस आए और अपनी सरकार बनाए, और कांग्रेस को जिताया भी लोगों ने, अपनी सरकार बनी भी उनकी। पर सरकार बनाना ही सबसे बड़ी जो चुनौती है वो नहीं है, सरकार को संभाल के रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब भाजपा कमल खिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बिल्कुल। अब ये देखिए कि जहाँ पे भाजपा सीधे सीधे जीत जाती है तो सही है, अगर नहीं जीतती तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, कितनी सारी एग्जांपल हमारे सामने हैं। पिछली बार की जो एमपी है वो भी, कि वहां पे अगर हारी भी है भाजपा तो भी उन्होंने अपना जो कमल है वहां पे खिला दिया और अपनी सरकार बना दी, चाहे वो तोड़ जोड़ की नीति जो भी उन्होंने अपनाई है। पर इसमें हम अगर देखेंगे तो जो कमियां हैं वो सामने वाली पार्टी में भी रहती हैं। अगर कमलनाथ सरकार अपनी सरकार बचाने में कामयाब नहीं हुई तो उसमें त्रुटियां उनमें भी रही हैं। ज्योतिराव सिंधिया उनके पसंदीदा लोगों के एक नेता थे, लोगों का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था, पर उनको अगर आगे नहीं रखा गया, उनको जो उनकी होता है ना कि एक होता है कि मुझे सीएम की चेयर ही चाहिए, तो वो अगर सीएम की चेयर पे विराजमान नहीं हुए, या फिर अगर कमलनाथ जी को भी सीएम बनाया गया तो भी उनको भरोसे में नहीं रखा गया। शायद इसी कारण वो अपने भाई जो विधायक थे उनको लेके भाजपा में चले गए। तो ये दोनों तरफ सोचना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में और कामयाब हुई तो उसको बचाने में क्या कमियां रहेगी, और दूसरी तरफ अगर लोगों का देखी जाए, लोगों का विश्वास देखा जाए, लोगों की पसंद देखी जाए, तो एक लोकतंत्र में होता है कि लोगों की पसंद की सरकार बनाई जाती है। एक लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है कि लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही बनाई जाती है। और एक तरफ भाजपा की बात करें तो जहाँ लोटस को खिला देती हैं, तो ऐसे जो तत्परता में सरकार बनती है तो एक तरफ से वो लोकतंत्र के ऊपर भी धब्बा है, दूसरी तरफ वो लोगों की जो पसंद है उसको भी नकारते हैं। तो ये सिर्फ भाजपा के लिए एक चुनाव को जीतने का, अपनी सरकार बनाने का उनका जो मकसद है उसी में उनको कामयाब होते हुए हमने अमनप्रीत देखा कौर है। जी, मैं वापस लौटूंगी। अजय जी, जिस तरीके से साल 2018 में बहुमत तो दोनों में से किसी को नहीं मिला था, लेकिन बाद में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया आ चुके थे तो सरकार आपकी बन चुकी थी। इस बार भी जिस समय पर जो लिस्ट जारी की गई है, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता जो नाराज हैं बीजेपी से, ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए बाकी राज्यों की तरह? पंकज जी, आप 136 प्रत्याशियों की हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सूची आई, आप थोड़ा सा एनालिसिस करा लेंगे कि तो कुछ एक और दो जगह छुटपुट अगर कार्यकर्ता नाराज होकर अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रबंधन कार्यालय शुरू कर चुके हैं, उनका जनसंपर्क अभियान शुरू भी हो चुका है। रही बात अब अगर कांग्रेस से कंपेयर करें तो कांग्रेस के सारे बड़े नेता है, राहुल जी आए, प्रियंका जी आई, खड़गे जी आए, सुरजेवाला जी आए, लेकिन कांग्रेस की सूची नहीं आई। तो आपको ये देखना पड़ेगा, एक राष्ट्रीय दल है लेकिन उसके पास आज चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है, उनका अपना होमवर्क भी नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी विगत मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से शासन कर रही है और 18 वर्षों में सुशासन की वजह से जन कल्याण और गरीब कल्याण और जनसेवा की जो नीतियां रही है, उसी नीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है। हमने, आप देखिए, चुनाव शुरू करने के पहले हमने मध्य प्रदेश में 5-5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली। हम सारी 230 विधानसभा सीटों पर हमारी आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से गए। और हमने क्या किया, हमने हमारे जो 20 वर्षों के विकास, जो 20 सालों में हमने विकास किया था, उन विकास का एजेंडा हम जनता के सामने रखा। जो कार्य हमने किए थे, हमने एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उस रिपोर्ट कार्ड का भोपाल में विमोचन किया और उन्होंने रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हमने क्या रखा, 20 वर्षों का विकास का एजेंडा। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को विकास के एजेंडे पर लड़ना निर्धारित किया और उसी पर हम चुनाव लड़ रहे। ये कांग्रेस की मजबूरी थी, जब भी उसको विकास के एजेंडे पर चुनाव होता है कांग्रेस चुनाव को पोलराइज करने का प्रयत्न करती है। अब आप कल परसों को रिपोर्ट निकाल लीजिए, कांग्रेस के मिनिस्टर बंटा दास दिग्विजय सिंह जी पीएफआई के समर्थन में स्टेटमेंट दे रहे हैं, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी हमारे का समर्थन कर रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी देश को सर्वोपरि मानने वाला दल है, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी और राष्ट्र हमेशा हमारी नीति का प्रमुख केंद्र रही है। लेकिन कांग्रेस जब भी चुनाव में जाती है, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम अपीजमेंट, तुष्टीकरण और पोलराइजेशन का काम करती है। लेकिन देश की राजनीति ऐसे नहीं चलेगी। आपको विकास पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस ये बोल रहे हैं 2018 में इनकी कांग्रेस की अगर सरकार बनी थी तो 2018 में भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। भले ही हम वोट परसेंटेज हमें ज्यादा मिला, सीटें उन्हें अधिक मिली, लेकिन विश्वासघाती कांग्रेस ने उनके जो डिजर्विंग नेता थे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
उनकी जो विश्वासघात उनसे हुआ, उन्होंने जो विकास कार्यों की मांग रखी होगी, उससे वो नाराज हुए और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में आजादी ज्योतिरादित्य जी का जो मान सम्मान है, उनके साथ जो आए थे लोग, आज वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में संगठन का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जहां पे अगर अच्छे लोग आना चाहे उनको एक्सेप्टेबिलिटी होती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन विपक्ष तो अजय जी हमेशा से ही बोलते हैं ना कि जहां पर सरकार नहीं बनती है तो बीजेपी ऑपरेशन लोटस जो है वो चला देती है। इस पर मैं आऊंगी वापस। चंद्रेश जी भी मेरे साथ में जुड़े, जितने आपने बातें रखी जरा उनसे जवाब ले लेते हैं। चंद्रेश जी, अब किस चीज का इंतजार है? चार लिस्ट तो बीजेपी की आ चुकी है और पिछली बार के जैसे 1.5 साल के अंदर में इतना बदलाव हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस चीज को लेकर अभी भी मंथन चल रहा है कि कब प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आए और किस मैदान से किसको किस तरीके से उतारा जाए? थोड़ी बौखलाहट। पंकज जी, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे तो हमें बहुत जोर की नींद आ रही थी और जैसा नींद से बाहर निकलिए। वैसे जो है वो तो आपने बोला तो हम नींद से बाहर आ गए, नहीं तो हम तो बढ़िया सो गए थे। मध्य प्रदेश की जनता सोने से, चंद्रेश जी, सोने से काम नहीं चलेगा ना, अब तो जागने का समय आ गया। मैं वही बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश की जनता भी भाजपा को सुनकर ऐसे ही सो जाती है। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश की ईमानदार जनता ने बेरहम सरकार को सत्ता से लात मारकर बाहर कर दिया, लेकिन ये सत्ता से दूर नहीं रह पाए और इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करके उसके द्वारा निर्वाचित सरकार को गिराकर चोरी से सरकार बनाकर मध्य प्रदेश में घोटालों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का कार्य किया। मध्य प्रदेश में गरीबी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रहा है, वहाँ की जनजातियां अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और ये बेरहम सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण की स्थिति में बनी हुई है। पंकज जी, लेकिन चंद्रेश जी, मेरा एक सवाल, आपने कहा कि वहां पर जो लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ या जनता का जो इन्होंने जो रुख अपना बदला है, लेकिन कमी तो आप ही की पार्टी में रही है ना, आप ही की पार्टी से गए ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वो तो आप ही की घर की कमी। पंकज जी, किसी के साथ कोई विश्वासघात होता है, जनता के साथ विश्वासघात, वो हमारे साथ विश्वासघात नहीं हुआ, इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। जनता ने इनको चुनाव हराने का कार्य किया था। वो मात्र विश्वासघात कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं था, वो विश्वासघात मध्य प्रदेश की जनता के साथ था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मामले में पंकज जी क्या कहा कि यदि उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा नहीं दिए होते तो हम सरकार बहाल कर देते, यह सरकार गलत तरीके से बनाया गया, वहां पर राज्यपाल के निर्णय गलत थे। रात के अंधियारे में ये लोग शपथ लेने वाले लोग हैं, ये क्या लोकतंत्र की बात करेंगे, क्या ईमानदारी की बात करेंगे? जहां तक लिस्ट की सवाल है, लिस्ट हमारी आएगी और जबरदस्त तरीके से आएगी और जिस दिन लिस्ट आएगी उसी दिन भारतीय जनता पार्टी अपना हाथ स्वीकार कर लेगी। इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके केंद्र सरकार में मंत्री लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है कि हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो। ये भारतीय जनता पार्टी के आधे से अधिक विधायक और सांसद मध्य प्रदेश के कांग्रेस के संपर्क में है। ये अंदर से टूट चुके हैं। इनके पार्टी के कार्यकर्ता इनको छोड़कर भाग रहे हैं और इस बार मध्य प्रदेश की सरकार जो बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और फुल मेजोरिटी 2/3 बहुमत से अधिक के साथ हम सरकार। ठीक है चंद्रेश जी, जवाब ले लेती हूँ। अजय जी, ये अंदरूनी बात जो कांग्रेस कर रही है कि अंदरूनी जितने भी कार्यकर्ता, यानी कि जो नाराज कार्यकर्ता हैं, वो अब धीरे धीरे, कहीं ऐसा तो नहीं है 2018 में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ फिर से परिवर्तन ना हो जाए, मुश्किलें ना बढ़ जाए बीजेपी के लिए? पंकज जी, पहले तो चंद्रेश जी, आप जिस तरह से सोते रहते हैं, हम भी आशा ही करते हैं कि आप सोए रहे। मध्य प्रदेश की जनता आप लोगों को देखिए, 35 दिन का चुनाव आपको जानना है। आपकी बात ही ऐसी है कि एक एक करके चंद्रेश जी मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की विकास की रफ्तार धीमी हो गई है। चंद्रेश जी, अजय जी, एक एक करके अपनी बात रखिए क्योंकि चर्चा का ज्यादा समय नहीं रहता और मैं चाहती हूँ कि पूरी चर्चा अच्छे से हो। पंकज जी, जैसे कि मैंने बताया, हमारा दल कार्यकर्ता आधारित दल है। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हम ऐसे ही नहीं बनी। देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ परछ है। अब कांग्रेस की बात अगर ये कर लेते हैं तो इनके सीडब्ल्यूसी के झगड़े अगर इनके मीटिंग के मिनट्स अगर बाहर आ जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। कल ही दिग्विजय सिंह जी सीडब्ल्यूसी की बैठक छोड़ के भोपाल वापस आ गए। इनके लिए हर किसी का अपना गुट है। कमलनाथ जी का अपना गुट है, अरुण यादव जी का अपना
अपना गुट है, अजय सिंह जी का अपना गुट है, कमलेश्वर पटेल नए नेता बन गए, उनका अपना गुट है। भारतीय जनता पार्टी से इनका कंपैरिजन इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि एक परिवार को वित्त पोषित करने के लिए ये पूरी पार्टी चलाते हैं। रही बात इनके संगठन की, तो संगठन में है कौन? घूम फिर के राहुल जी को लाना पड़ता है, घूम फिर के सोनिया जी को लाना पड़ता है, घूम फिर के प्रियंका जी को लाना पड़ता है। अरे भाई, अगर आपके जैसे अच्छे कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता है, इनके जैसे अच्छे कार्यकर्ताओं की कुछ फर्क कांग्रेस में होती तो कांग्रेस देश में पत्ता कर रहता। लेकिन विपक्ष में रहने का हमें बहुत अनुभव है। विपक्ष में रहकर जन कल्याण और जनसेवा के मुद्दे उठाने पड़ते हैं। ये बता दें, विगत 4 वर्षों से मध्य प्रदेश की विपक्ष की राजनीति में इनके ऐसे 2 मुद्दे बता दें ये कि जिसके ऊपर ये सड़क पे उतरे और आंदोलन किए, क्योंकि मध्य प्रदेश में यह स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता विकासोन्मुखी राज्य सरकार के साथ में, मैं आपको एक आंकड़ा गिना देता हूँ। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर इनकी सरकार के समय 2001-2 की बात कर रहा हूँ, 4.43 होती थी। आज मध्य प्रदेश की विकास दर 16.43 है। देश की जीडीपी में 4.6 का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश करता है। ये किस सरकार ने किया? ये माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। विगत 10 वर्ष से जब से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, विकास के डबल इंजन से मध्य प्रदेश कर पर दौड़ रहा है। यहाँ विकास की नए आयाम प्रतिपादित हुए। और आपको पुनः बता रहा हूँ, ये अगर डिंगे हाथ रहे थे, हम 2018 का चुनाव जीत लिया था, तो चंद्रेश जी 2018 के चुनाव में आपको हमसे सिर्फ 5 सीटें ज्यादा आई थी और अपने सरकार बना ली। लेकिन आपके विधायक, आपके नेतागण सब जान गए कि कमलनाथ जी सिर्फ ट्रांसफर कराने में बिजी है, कमलनाथ जी सिर्फ मंत्रालय में बैठेंगे, कमलनाथ जी सिर्फ हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, बाय रोड ट्रैवल नहीं करेंगे। आपकी सरकार उन विधायकों ने गिराई। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऑपरेशन लोटस नहीं किया था और वही विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए, पुनः उपचुनाव में इस्तीफा देकर उपचुनाव ले गए। क्या होना था? अगर जनता का विश्वास आपके साथ में होना था, सारे के सारे हाथ देने चाहिए थे। लेकिन वो सारे विधायक, अधिकतर विधायक, 19 विधायक 28 में से पुनः चुन के आए। उसके पश्चात आप निकाल लीजिए 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी। 29 में से 28 लोकसभा के सांसद इनके लोकसभा के प्रत्याशी इनके आगे। भारतीय जनता पार्टी को 28 सांसद निर्वाचित होकर इनकी सरकार के समय हुआ। तो आपको देखना पड़ेगा, मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। ठीक है अजय जी, जवाब ले लेते हैं। चंद्रेश जी, कहाँ कमी रह जाती है कांग्रेस के अंदर? क्योंकि अब एक मध्य प्रदेश ही नहीं, बाकी राज्यों में भी देखा, आखिरकार ये अंदरूनी जो चीजें हैं वो कब जाके सही होंगी? पंकज जी, कांग्रेस में कोई अंदरूनी विवाद नहीं है, कोई कलह नहीं है। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। कमलनाथ जी पूरे 24 घंटा 365 दिन प्रत्येक सप्ताह 7 दिन लगातार जनता के बीच में है, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव न सिर्फ हम लड़ने जा रहे हैं, 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। और हमारे अंदर कमी होती तो अभी कर्नाटका में इनको हमने नेस्तनाबूद किया, इनको महाराष्ट्र में हमने हराया, गलती तरीके से इन्होंने चुनाव सरकार बनाई, चोरी से सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में हमने इनको हराया, इन्होंने गलती से सरकार बनाई। इनको हमने छत्तीसगढ़ में हराया, इनको हमने झारखंड में हराया, इनको हमने जो है हिमाचल प्रदेश में हराया। पूरे दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ हो गया। ये है कहाँ? ये है कहाँ? इनका अस्तित्व खत्म हो गया देखते देखते। और ये भ्रम में है 2024 के लोकसभा चुनाव में ही 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस का जो नेतृत्व आप बता रहे हैं कि कमलनाथ के साथ में नेतृत्व चलेगा इस दौरान, तो उस दौरान किस तरीके के समीकरण? क्या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कमलनाथ जी के साथ में नेतृत्व के साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी चल रही है, यानी कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ ही होंगे, तो इस बार अगर बात करें चुनाव की, तो किस तरीके की रणनीति कांग्रेस की बीजेपी से लड़ने के लिए? मैडम, हर सीट पर कांग्रेस की एक विशेष रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। लोग चाहते हैं कि ये चुनाव हारे। आम जनता कमलनाथ जी के साथ है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारा गठबंधन वहाँ चुनाव लड़ रहा है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और न चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि हम वहाँ सरकार 2/3 बहुमत से जीतने जा रहे हैं। इनके अंदर हताशा है, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, सांसदों को चुनाव लड़ा रहे हैं कि शायद कुछ सीटें बचकर आ जाए, लेकिन कोई सीट इनकी बचने वाली नहीं है। इनके मंत्रियों के खिलाफ इनके ही मंत्री वहाँ चुनाव लड़ने के लिए रोज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आ रहे हैं। ठीक।
लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देंगे। हमारे कार्यकर्ता वहां चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में फुल मेजोरिटी के साथ सरकार, वहां की जनता कह रही है कि हम महाराष्ट्र का बदला लेंगे। हम मध्य प्रदेश के पुराने चुनाव में इन्होंने जो किया, आखिर ये सिंधिया को कहाँ रखे हैं? सिंधिया जी बड़े भौकाल हुआ करता था, क्यों नहीं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे रहे हैं? सिंधिया जी को ही आजमा लें। उनको तो टिकट तक नहीं मिला मध्य प्रदेश में। सिंधिया जी टिकट मांग रहे थे और सिंधिया जी हमारे यहाँ टिकट मांगने आए हुए थे। वो लगातार जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, खड़गे जी को फोन कर रहे थे। वो तो हमसे टिकट मांग रहे थे कि भैया शामिल कर लो, लेकिन राहुल गांधी जी ने दो टूक कह दिया है कि भैया आप जहाँ हैं वहीं रहिए। अब कांग्रेस में गद्दारों की कोई वापसी नहीं है। अजय जी जवाब दीजिए, ये बीजेपी के अंदर किस तरीके से टिकट को लेकर, क्योंकि अभी कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं और जिस तरीके से अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान नाराज है और उनसे टिकट मांग रहे हैं। चंद्रशेखर जी को सीडब्ल्यूसी के अंदर की बहुत खबरें हैं। मुझे तो लगता है बहुत सारे जो इनके विधायक के टिकट मांग रहे हैं उन सभी ने चंद्रशेखर जी से संपर्क कर लेना चाहिए। देखिए चंद्रशेखर जी, आप भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने बुन रहे कि ज्योतिरादित्य जी आपके संपर्क में है, तो मैं और दूसरा प्रश्न, आपने कहा था कि कमलनाथ जी जनता के बीच में। चंद्रशेखर जी, कमलनाथ जी का ट्विटर अकाउंट अगर आप फॉलो करते होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप लोग फॉलो करते होंगे कमलनाथ जी को, लेकिन पिछले हफ्ते भर के पोस्ट निकाल लीजिए कमलनाथ जी का जनता के साथ में एक भी अगर फोटो मिल जाए ना तो मैं आपको धन्यवाद दे दूंगा। कमलनाथ जी कभी जनता की राजनीति करते नहीं है। कमलनाथ जी ऐसी कमरे में बैठ के, और अब जब सीएम के 15 महीने किसी एक जिले का अगर दौरा कर लिया तो आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए। चंद्रशेखर जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता आपके संपर्क में, वो संपर्क में इसलिए भी होंगे ना, आप लोगों को सबको बुला रहे होंगे कि हमारा 3 दिसंबर के बाद में शपथ ग्रहण होना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो आप सभी लोग आ जाइए शपथ ग्रहण में। देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैं पुनः कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। जब हमारे 7 सांसदों के संगठन ने निर्देश दिया कि आपको जाके उन कठिन सीटों पर चुनाव लेना है जो सीटें भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव में हार गई थी, वो सारे चुनाव अभियान संभाल दिया। पंकज जी, इन लोगों की मजबूरी ये है, 4000 बायोडाटा लेके घूमते थे ये लोग, लेकिन आज तक की ये अपने मध्य प्रदेश में 203 कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सके। 4000 बायोडाटा कहाँ गए? 6 महीने पहले की सूचियां कहाँ गई? ये आप चंद्रशेखर जी से पूछ लीजिए। ठीक है, जवाब लेती हूँ। अमनप्रीत कौर जी, जिस तरीके से पिछले चुनाव में भी देखा था कि जो नोटा पर सबसे ज्यादा इस दौरान बटन दबाए गए थे, तो क्या बीजेपी या कांग्रेस पर अब जनता का विश्वास नहीं है? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वोट प्रतिशत निकाला जाए तो पिछली बार ऐसी सीटें, ग्वालियर जैसी सीटें रही हैं जहां पर नोटा पर बटन दबाए गए हैं। देखिए, अगर टोटल सीट की बात करें और दोनों पार्टियों की बात करें तो हम नहीं भूलेंगे कि एक तीसरी पार्टी भी अब आ गई है। मायावती ने अपने 26-23 उम्मीदवार जितने हैं वो उतार दिए हैं। तो ये देखिए कि ये जो है एक वोट कटुआ का काम करती है बसपा जो है। आपने देखा है कि कई बार ऐसा होता है इलेक्शन में जी, अपने जो उम्मीदवार ऐसी जगह पे खड़ा कर देते हैं जहाँ पे जैसे जो भी ऑपोजिशन, भाजपा के ऑपोजिट पार्टी होती है उसके वोटर्स को काटने के लिए। तो हमेशा उसका जो खामियाजा है वो अभी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा अगर बसपा के वोटर्स वहां पे हैं, क्योंकि जो दलित वोटर्स, परमानेंट वोटर्स होते हैं बसपा के, तो वो जो कांग्रेस को देते हैं अगर बसपा नहीं होती। पर अगर बसपा का उम्मीदवार वहां पे होगा तो फिर नेचुरली वोट जो कांग्रेस को ना जाके वो बसपा को जाएगी। तो भाजपा को इसका फायदा होता है, शायद इसीलिए बसपा को बहुत सारे लोग जो हैं वो भाजपा की बी टीम बोल देते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि भाजपा जो है अपनी महिलाओं को साधने में लगी हुई है। अगर टोटल वोटर्स की बात करें पंकज, तो 5.60 जो है टोटल करोड़ वोटर्स है टोटल, और उसमें 2.88 जो है मेल है और 2.72 करोड़ जो हैं वो फीमेल हैं। और फीमेल्स को साधने के लिए आपने ये देखा कि जो महिला रिजर्वेशन बिल लाया है इसकी बातें करी जा रही है वहां पे, और लाडली योजना आ रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कितनी सारी योजनाएं जो है, राखी पे भी आपको याद होगा कि महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू करी गई थी। तो महिलाओं को जो वोटर्स को साधने के लिए कोशिशें करी जा रही है क्योंकि उनका वोट प्रतिशत भी ज्यादा होता है। तो ऐसा लगता है कि जो भाजपा है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जैसे पिछली बार उनकी सरकार बनी है एमपी में, इस बार भी वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। पर अगर लोगों की जो धरातल पे लोगों को कितना फायदा हुआ है उन योजनाओं का जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, चाहे वो जो शिवराज सिंह चौहान है उनके द्वारा हो, चाहे वो जो सेंटर सरकार है उनके द्वारा हो, ये निर्भर करेगा कि वोटर्स किस तरफ जाए। क्योंकि वोटर्स को किसी न किसी तरीके से ये चीजें होती है कि उनके फायदे के लिए कौन सी पार्टी कितना प्रतिशत दे रही है, उसी हिसाब से वोट प्रतिशत जो है वो निर्भर होगा। ठीक है, अजय जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी।
जैसे अमनप्रीत जी ने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के एजेंडे पे, और अभी ये महिलाओं का उदाहरण देखिए, केंद्र की सरकार ने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया है, ये देश के इतिहास में एक बड़ा ही आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। देखिए, आधी आबादी की बात हमने की है, हम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ पंचायतों में नहीं, हम लोकसभा विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां पे महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहले से कार्य करता है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, उसके पश्चात अभी जो बहुत ही बेहतरीन योजना आई है महिलाओं के सशक्तिकरण है तो लाडली बहना योजना हो। आप इन सारी योजनाओं के माध्यम से देखिए, हमारे लिए जो अंत्योदय होता है, हमारी जो फिलॉसफी है कि पंक्ति में अंतिम खड़ा व्यक्ति का विकास होना चाहिए। ठीक है अजय जी, ठीक है। चंद्र जी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड, क्योंकि समय बहुत कम। मध्य प्रदेश को इन्होंने एक तरह से जंगल राज बना दिया है। वहां पर गरीबी बेरोजगारी तेजी से बढ़ रहा है और आम जनता के भी शिवराज जी को लेकर काफी आक्रोश है। भाजपा के नेता लगातार हमारे संपर्क में है और पिछली बार में जो इन्होंने चोरी से सरकार बनाई उसका बदला लेने के लिए वहां की जनता लाठी डंडा लेकर बैठी हुई है। गाँव में इनके जहां भी नेता जा रहे हैं वहां से भगाए जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण रूप से बिल्कुल। चलिए, तो वक्त बताएगा कि आखिरकार वहां पर किसकी सरकार बनती है। आप तीनों मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश में इस बार का चुनाव भी बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ की अगर बात करें कांग्रेस की, तो कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी तरीके से वो चुनावी रण में उतर चुके हैं और जल्द ही प्रत्याशियों की जो सूची है वो भी जारी की जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूरी रणभूमि अपनी तैयार कर चुकी है, क्योंकि उसने अपनी अभी तक की 4 जो सूची है वो जारी कर चुकी है। लेकिन अभी भी वही चीज कि आखिरकार जनता का रुख किस ओर जाता है, बीजेपी की तरफ पर जाता है या फिर कांग्रेस की तरफ, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।